नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 जिससे अकाउंट का क्लास होगा, जिसमें हम चैप्टर के बारे में बता चुके हैं। पिछले वीडियो में चैप्टर 1 है पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन यानी साझेदारी परिचय के बारे में बात हो रही थी। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, जो 2 वीडियो आपने देखा होगा उसमें बताया गया था, पहले वाली वीडियो में था अर्थ परिभाषा विशेषता साझेदारी संलेख के बारे में, दूसरी वीडियो थी जो साझेदारों के खाते से संबंधित थी, और उसमें हम बात करें तीसरे वीडियो में यानी आज के वीडियो में हम बात करेंगे लाभ हानि नियोजन खाता। देखिएगा, तो बात करते हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता, इसको आप इंग्लिश में बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये होता क्या है और ये क्यों बनाया जाता है, बात समझते हैं कि ये बनाए जाने का कारण क्या है। पहली बात, लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारों के मध्य, इसके बनाए जाने के देखिए कारण की बात करें, साझेदारों के मध्य लाभ हानि खाते से प्राप्त लाभ या हानि को वितरित या बांटने या वितरित करने के लिए बनाया जाता है। अगर बात करें सीधा सीधा अर्थ यही है कि लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है, तो सीधा सीधा जान लीजिए कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाने का उद्देश्य ये होता है कि इसे जो भी लाभ हानि खाते से जो लाभ हानि, अगर बात करें, देखिए थोड़ा सा ब्रेक हो गया ना, चलिए देखते हैं, इसे लाभ हानि खाते के बाद बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, लाभ हानि खाते के बाद बनाया जाता है, लाभ हानि खाते के बाद बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज और ध्यान से सुनिए, अगर कोई पूछे कि लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है, तो लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है, साझेदारों के मध्य लाभ हानि को बांटने के लिए। ध्यान रखिए, कहां से लाभ हानि आता है, लाभ हानि खाते से, यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो लाभ या हानि होती है उस लाभ या हानि को बांटने के लिए, किसके मध्य बांटने के लिए, साझेदारों के मध्य। तो साझेदारों के मध्य लाभ हानि को बांटने के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना पड़ता है। क्लियर है। दूसरी कंडीशन क्या इसमें दिया है, इसे लाभ हानि खाते के बाद बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे लाभ हानि खाते के बाद बनाया जाता है। इसके डेबिट पक्ष में अब देखिएगा क्या क्या बातें होती हैं। इसके डेबिट पक्ष में इसके डेबिट पक्ष में साझेदारों से संबंधित व्यय, यहाँ डेबिट पक्ष के बारे में बात देखिएगा, तो सबसे पहले हम लिखते क्या है, पीएल अकाउंट का लॉस, सबसे पहले हम यही लिखते हैं। मतलब लाभ हानि खाते में जो हानि हुई रहेगी सबसे पहले उसको डेबिट पक्ष में लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, साझेदारों से संबंधित व्यय लिखा जाता है। साझेदारों से संबंधित व्यय लिखा जाता है। अब ये साझेदारों से संबंधित व्यय के बारे में बात करते हैं। देखिए, साझेदारों से संबंधित व्यय कहाँ से आते हैं, कहाँ गया, मैंने कहा था, हाँ, साझेदारों से संबंधित व्यय। देखिएगा ध्यान से, साझेदारों से संबंधित व्यय का मतलब हो गया, पॉइंट वाइज समझाएं तो साझेदार का वेतन, पहला साझेदार, गलती हो जा रही है बार बार, साझेदारों का वेतन
वेतन, कमीशन और बोनस, इनके बारे में बात हो रही है। साझेदारों को दिया जाने वाला वेतन, कमीशन और बोनस के बारे में। दूसरा पॉइंट यहाँ देखते हैं, देखिएगा दूसरा पॉइंट, उनके साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, साझेदारों के पूंजी पर ब्याज, ठीक, साझेदारों के पूंजी पर ब्याज, ये कंडीशन देखिए। पहला क्या था, साझेदारों को दिया गया वेतन, कमीशन, बोनस। दूसरा है साझेदारों के पूंजी पर ब्याज। यहाँ तक क्लियर? चलिए, ये तो हो गया। आपको यही दो कंडीशन होती है, इसके डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। जो साझेदारों को दिया गया कमीशन, बोनस और पारिश्रमिक के रूप में जो वेतन दिया जाता है, उनके बारे में एंट्री होती है। दूसरा आता है उनके पूंजी पर ब्याज। और पहले एंट्री तो आपको पता है कि पहला जो कंडीशन डेबिट साइड में होता है यही होता है, क्या, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का हानि, मतलब लाभ हानि खाते से जो हानि आती है डेबिट साइड में सबसे पहले उसको लिखते हैं। उसके बाद साझेदारों को दिया गया, साझेदारों से संबंधित व्यय लिखते हैं, जिसमें है साझेदारों के दिया गया वेतन, कमीशन, बोनस के बारे में, उनके साझेदारों के पूंजी पर ब्याज के संबंध में। क्लियर है? चलिए, ये तो था आपका सभी प्रकार के। अब ये डेबिट पक्ष में लिखी जाती हैं। अगर हाँ इससे लाभ होता है, तीसरी कंडीशन में बोलूँ तो पीएल एप्रोप्रिएशन लिखते हैं। सॉरी, हाँ, साझेदारों का क्या करते हैं ना, इससे जो प्रॉफिट होती है, प्रॉफिट यानी जो प्रॉफिट होता है उसको क्या करते हैं, लाभ को ट्रांसफर कर देते हैं। तीसरी कंडीशन लिख लीजिए, लाभ होने पर इसे साझेदारों के पूंजी खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, हस्तांतरित कर दिया जाता है। ये पहली कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब फिर से बता दूं, लाभ हानि नियोजन खाते में क्या होता है। लाभ हानि नियोजन खाने का मतलब सीधे सीधे ये है कि साझेदारों के मध्य लाभ हानि को बांटने, लाभ हानि खाते से हुए लाभ या हानि को साझेदारों के मध्य बांटने के लिए क्या बनाया जाता है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। पहले क्लियर हो गया। इसके ये इसे लाभ हानि खाते के बाद बनाया जाता है। तीसरी कंडीशन इसमें दिया है, इसके डेबिट पक्ष में सभी प्रकार के, इसके डेबिट पक्ष में लाभ हानि खाते का लाभ हानि खाते से होने वाली हानि के बारे में, साझेदारों से संबंधित व्यय के बारे में, जिसमें साझेदारों को दिया गया वेतन, कमीशन, बोनस लिखा जाता है। ये उसके बाद अगर ये तीसरी कंडीशन थी, क्योंकि आपने यहाँ पहला देखा होगा, ये पहला, ये दूसरा, अब ये तीसरा। तो आप देखिए कि तीसरा में अगर लाभ हानि होने हानि होने पर, यहाँ पे लाभ होने पर मैंने लिख दिया, लाभ सही तो था, लाभ होने पर इसे लाभ हानि इसे साझेदारों की पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। हानि होने पर तभी पूंजी खाते के हस्तांतरित किया जाता है। अब हम बात करें, मिटा देते हैं ऊपर वाला कंडीशन। देखिए यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर हम ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा, चौथे के बारे में बात हो रही है। देखिए चौथे कंडीशन में है, अगर ये क्रेडिट पक्ष में इसके क्रेडिट पक्ष में लाभ हानि खाते का लाभ और साझेदार से संबंधित आय, जैसे आहरण पर ब्याज आदि दर्शाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, इसके क्रेडिट पक्ष में लाभ हानि खाते का लाभ, साझेदारों से संबंधित आय जैसे आहरण ब्याज आदि पूंजी पर आहरण ब्याज आदि के बारे में, यानी कि लाभ हानि नियोजन खाते में देखिए क्या क्या पॉइंट्स में है।
साझेदारों के मध्य लाभ हानि को बांटने के लिए, मतलब लाभ हानि खाते से प्राप्त लाभ हानि को बांटने के लिए हम क्या बनाते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाते के बाद बनाया जाता है। दूसरी कंडीशन, इसके डेबिट पक्ष में लाभ हानि खाते से प्राप्त हुए लाभ हानि को और साझेदारों से संबंधित व्यय को दिखाया जाता है, और इसके क्रेडिट पक्ष में लाभ हानि खाते से हुए लाभ को और साझेदारों से संबंधित आय के बारे में दर्शाया जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रारूप के बारे में। देखिएगा, प्रारूप जिस प्रकार मैंने यहाँ दिखाया उसी प्रकार प्रारूप को भी दिखाया जाता है। क्लियर ना? चलिए मिटा देते हैं। यहाँ तक क्लियर सबको? देखिए अब हम बात करेंगे लाभ हानि खाते का प्रारूप के बारे में। लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी आप लोगों को, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, समझ में अभी आ रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप। चलिए, लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप। लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप के बारे में देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, उसके बाद फॉर द ईयर इंडेड 30 मार्च डॉट डॉट डॉट। अब बात करते हैं कॉलम्स की। देखिएगा, दो ही कॉलम होते हैं, 4 कॉलम, सॉरी दो नहीं 4 कॉलम होते हैं, एक डेबिट साइड का और एक क्रेडिट साइड का। ये क्रेडिट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, ये आपका क्रेडिट साइड, सॉरी उधर क्रेडिट है ना, डेबिट साइड। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम डेबिट में देख लेते हैं। डेबिट में क्या लिखा जाता है, टू पीएल अकाउंट। यहाँ पर जो पीएल अकाउंट की बात करते हैं वो लॉस की कंडीशन, टू पीएल अकाउंट। फिर अभी आपने देखा होगा कि क्या क्या हम लिखाते हैं, टू पीएल अकाउंट, टू पार्टनर्स, नर्स सैलरी, कमीशन, बोनस, कमीशन बोनस। क्लियर? इसके बारे में टू, ध्यान रखिएगा सबके बारे में बात हो रही है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनके बारे में हो गया। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड में, क्या दिखाते हैं सबसे पहले, पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में कौन सा अकाउंट दिखाएंगे, अरे प्रॉफिट वाली। ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, प्रॉफिट। आप लोग सोच रहे होंगे सर दोनों तरफ क्यों लिख रहे हैं। अगर देखिए लाभ हानि खाते में, लाभ हानि खाते में अगर हानि की होगी तो हानि का ट्रांसफर यहाँ होता है, अगर प्रॉफिट लाभ हुआ होगा तो लाभ का ट्रांसफर यहाँ होता है। आप सोच रहे होंगे ये ऐसे ऐसे क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि अगर आपको याद होगा जब आप 11th में थे तो आपको उसमें एक ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाना पड़ता था, उसमें प्रॉफिट को डेबिट साइड लिखते थे, तो सॉरी लाभ हानि खाते में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अगर प्रॉफिट होता था तो डेबिट साइड, अगर लॉस होती थी तो क्रेडिट साइड। तो वो सीडी होता था, एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर सीडी था। तो सीडी को जब कैरी डाउन करते हैं तो ब्रॉड डाउन, मतलब वो बीडी हो जाता है। तो आप बताइए डेबिट साइड का ट्रांसफर क्रेडिट साइड में और क्रेडिट साइड का ट्रांसफर डेबिट साइड में। क्लियर है? ये होता था। चलिए अब पीएल अकाउंट लिख दिए लॉस प्रॉफिट की कंडीशन में, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, ये हो गया। अब बात करते हैं, देखिए अब हम ये दोनों तरफ अमाउंट लिख दिए। अगर हमारा हानि की कंडीशन बनी, देखिएगा हानि की कंडीशन बनती है तो पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट देखिएगा फिर से, अगर मिला लीजिएगा सारा कंडीशन, सही है। अगर यहाँ से देखिएगा जो भी ट्रांसफ़र या हानि या कंडीशन बनती है तो क्या लिखेंगे,
टू नेट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट की कंडीशन होगी, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। क्लियर, हम ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे हानि की कंडीशन होती है तो क्या लिखेंगे, टू नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब दोनों तरफ हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक, ये तो था हमारा, स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो ये था पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रोफार्मा, यानी कि लाभानी नियोजन खाते का प्रारूप। ये क्यों बताया गया, क्योंकि इससे संबंधित पेपर में प्रश्न आते हैं कि लाभानी नियोजन खाते का प्रारूप बताइए, या फिर क्वेश्चन पूछता है लाभानी नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदों को बताइए, या फिर लाभानी नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी गई मदों को बताइए। तो एक चीज़ और जान लीजिएगा कि लाभानी नियोजन खाते के क्रेडिट में क्या लिखा जाता है और डेबिट में क्या लिखा जाता है, ये बहुत दिमाग में बैठा लीजिएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि लाभानी खाते के क्रेडिट में क्या लिखा गया है और डेबिट में क्या लिखा गया है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसे हम बातेंगे ड्राइंग के बारे में। क्लियर, आहरण, यानी कि यहाँ पर जो आहरण के बारे में बात होगी वो आहरण देखिएगा, उस आहरण के बारे में अगर बात होगी तो आहरण का सीधा सीधा अर्थ होगा यहाँ पर आहरण के ब्याज के बारे में, यानी कि आहरण के बारे में बात नहीं हो रही, आहरण पर ब्याज के बारे में, यानी कि आहरण पर ब्याज जो कैलकुलेट होता है उसके बारे में। क्लियर है, मिटा देते हैं इसको। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से देख लिए होंगे यहाँ का आप लोग। बस मन से पढ़िए, टाइम दीजिए अपने पर, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम का नंबर मार्कशीट पे एक ही बार आएगी, ध्यान रखिएगा। इसलिए इतना अच्छे से नंबर लाइए कि दोबारा मौका न मिले, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम बार बार नहीं होते हैं, होते तो हैं लेकिन आप बैठना नहीं चाहते हैं। बार बार बैठने का मतलब आप समझ भी रहे होंगे कि बार बार बैठने का मतलब क्या होता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि एक ही बार नंबर आए, और वो भी इतना आए कि सबको अच्छा लगे। तो आप लोग टारगेट बना के चलिए, बहुत मन से तैयारी भी करिए। फिर से बता रहा हूँ, बोर्ड की तैयारी जी जान से करिए, लगन से करिए, मेहनत से करिए। नंबर मार्कशीट पे ऐसे छापिए कि सब लोग देख के खुश हो जाएं। चलिए हम बात करते हैं, अब देखिएगा टॉपिक, जो अगला टॉपिक है वो है आहरण पर ब्याज की गणना की विधियां। ध्यान दीजिएगा, आहरण पर ब्याज की गणना की विधियां। देखिए ये जो बता रहे हैं आहरण ब्याज की गणना की विधियां, टॉपिक में आपके सिलेबस में 2 विधि है, यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। देखिएगा, हमने जब क्लास स्टार्ट किया था ऑफलाइन वाला, तो उसमें हमने स्टार्ट कर लिया था पहले पुराने वाले बुक से, तो जिसमें हमने तीन विधि बताई थी। लेकिन जब नई बुक आई तो उसमें पता चला कि 2 ही मेथड है। पहले की बात करें तो साधारण विधि इसके बारे में थी, सिंपल मेथड ये था, सिंपल मेथड था। दूसरी कंडीशन के बारे में बात करें, दूसरा कंडीशन गुणनफल विधि, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। यही दोनों था। ठीक, चलिए थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं। चलिए जानते हैं सभी के बारे में बारी बारी। चलिए इनसे संबंधित हम एग्जाम्पल बताते हैं। देखिएगा, तो साधारण विधि होता क्या है, अब इसके फार्मूले की बात करते हैं। यहाँ के बारे में बात करें साधारण विधि में, तो सबसे पहले देखिएगा, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ और फार्मूले हो सकता है कि यहीं बता देता हूँ। देखिएगा, चलिए हम बारी बारी मेथड को देख लेते हैं विथ फार्मूला के साथ। फिर जब
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि आपके दो मेथड हमको पढ़ने हैं, एक आपका साधारण विधि, एक आपका गुणनफल विधि। तो अब हम बात करेंगे केवल साधारण विधि के बारे में। तो गुणनफल विधि को हम अभी ड्रॉप करते हैं, मिटा देते हैं। जब साधारण विधि खत्म हो जाएगी तो हम गुणनफल विधि में चलते हैं। चलिए बात करते हैं साधारण विधि के बारे में। चलिए, तो साधारण विधि में देखिएगा, चलिए साधारण विधि में सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम गुणनफल विधि में आते हैं। पहला मेथड था, मैंने बताया दो मेथड हैं, दोनों मेथड के मेथड में पहला था साधारण विधि और दूसरा था गुणनफल विधि। तो हम पहले विधि के बारे में बात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे निकालते हैं, तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले जिस तिथि को आहरण किया जाता है, और उस तिथि से लेकर ना लिखिएगा, सबसे पहले जिस तिथि को आहरण किया जाता है उस तिथि से लेकर खाता बंद करने की तिथि तक, खाता बंद करने की तिथि तक की अवधि ज्ञात की जाती है, अवधि ज्ञात कर ली जाती है। उसके बाद आहरण की राशि पर निश्चित दर से इसी अवधि पर ब्याज की गणना की जाती है। तो आपने देखा कि सबसे पहले जिस तिथि को आहरण किया जाता है उस तिथि से लेकर खाता बंद करने की तिथि तक की अवधि ज्ञात करते हैं, मतलब समय ज्ञात कर लेते हैं। समय ज्ञात करने के बाद उस आहरण की राशि पर निश्चित दर से इसी अवधि का मतलब जो हमने अवधि पहले से कैलकुलेट कर ली है, इसी अवधि पर ब्याज की गणना की जाती है। ये आप लोग लिखे होंगे निश्चित दर का मतलब है ये जो प्रतिशत दर, ब्याज दर के बारे में बात हो रही है उसके बारे में है, यानी कि ब्याज दर पहले से ही प्रश्न में दिया गया होगा। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मूला क्या होगा इसका, फॉर्मूला यानी सूत्र। तो सूत्र होगा इसका, आहरण पर ब्याज बराबर आहरण की राशि गुणे दर गुणे समय बटा 100 गुणे 12 या 365। आप समझ में आ गए, फार्मूला समझ में आ गया। देखिएगा फार्मूले में लिखा है कि आहरण की राशि, जो यहाँ पे लिखा है आहरण की राशि, दर का मतलब निश्चित ब्याज दर, समय का मतलब उस अवधि के बारे में बात हो रही है। क्लियर है? चलिए ये तो था फार्मूला और उसके बारे में। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल। तो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो थोड़ा सा हम दोनों एग्जाम्पलों को एक साथ ले लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं यहीं पर ही। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं लेंगे, छोटा सा ही क्वेश्चन लिया जाएगा, सॉल्व करने में आसानी हो। क्वेश्चन बहुत बड़ा लेने से दिक्कत क्या है कि समय ज़्यादा लगेंगे हमको और समझाने में भी समय लगेगा, तो कोई छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ेगा हमको, तो हम ऊपर वाला मिटा देते हैं पूरा फॉर्मूले सहित, तो हम उसको उदाहरण लेकर समझाते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए मिटा दें इसको।
यहाँ तक समझ में आएगा, फार्मूले भी समझ में आ गए। चलिए साधारण विधि का अब हम बता रहे थे, कौन सा? साधारण विधि। अब हम बात करेंगे उदाहरण के बारे में, ठीक है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन किताब से ले रहा हूं, देखिएगा लिखा क्या है। एक साझेदार ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष में निम्नलिखित राशियां आहरित की। निम्नलिखित राशियां आहरित की। चलिए, और कौन कौन सी राशियां हैं? डेट के साथ दिया हुआ है। तो डेट है आपका 30 अप्रैल 2020, फिर 31 जुलाई 2020। देखिएगा अब 30 अप्रैल 2020 को कितना किया है? 1000 रुपये। और 31 जुलाई 2020 को क्या किया है? 1500 रुपये। फिर उसके बाद 30 सितंबर को आहरण किया है। कितना किया है? 30 सितंबर को आहरण 2020 को किया है 2000 रुपये। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर आहरण पर ब्याज की दर, यानी कि ब्याज की दर बराबर 5%। ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। चलिए बारी बारी इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 ही लेके सॉल्व किया है। तो सबसे पहले फार्मूला हम देख लेते हैं कि फार्मूला क्या है। तो फार्मूला है आहरण पर ब्याज बराबर, आहरण पर ब्याज बराबर आहरण की राशि गुणे समय गुणे दर बटा 100 गुणे 12 या 365। इसी फार्मूले में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो हम बारी बारी सबको देखते हैं। देखिएगा जगह हो सकता है कम पड़ जाए फिर से। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला कंडीशन क्या है? 30 अप्रैल, यानी कि 30 अप्रैल से कब खाता बंद हो रहा है? देखिए खाता बंद होने की तिथि है 31 मार्च 2021, यानी कि अप्रैल तो शामिल करेंगे नहीं, क्योंकि 30 अप्रैल के बारे में बात है। जब अप्रैल को शामिल नहीं करेंगे तो अप्रैल के बाद मई, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि टोटल कितने मंथ्स हो गए? 4, 4, 8, 3, 11। यानी कि जो पहले वाले आहरण किया गया है 30 अप्रैल को, वो टोटल 11 महीने होंगे। कितने महीने के बारे में बात हो रही है? 11th माह, 11 महीने के बारे में बात हो रही है। ठीक, यहाँ 11 महीने। उसी प्रकार 31 जुलाई को शामिल ही नहीं करेंगे। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितने महीने हो गए? 8 महीने। तो यहाँ पर 8 महीने से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। उसी प्रकार सितंबर 30 तो अक्टूबर शामिल किया जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 2 6 महीने। फिर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितने महीने? 6 महीने। यहाँ 6 महीने का कैलकुलेट होगा ब्याज। क्लियर है? चलिए देखते हैं कितना आता है। तो पहले कंडीशन में है कितना राशि किया गया है? 1000। तो 1000 कैलकुलेट करेंगे। देखिए फार्मूला वही होगा, आहरण की राशि गुणे समय, यानी गुणे समय लिख लेंगे। कितना समय है भाई? 11th महीने। 30 वाली कंडीशन 11 महीने गुणे दर, दर का मतलब कितना है? 5%, बटा कितना? 100 गुणे कितना? 12। क्लियर है? तो सॉल्व कर लीजिए, कटेगा। चलिए यहाँ पर अगर हम काटें तो 2 6 12 कटेगा, 2 5 10, 11 5 55 225, 225 बटा 6। क्लियर है? 225 बटा 6 आ जाएगा। अब देखिए 11 5 55 हो जाएगा, 5 5 25, सॉरी 275 बटा 6। अब डिवाइड कर लीजिएगा। 6 चौके 24, बचा कितना? 3, 6 पंजे 30, बचा 6 अट्ठे 48, बचा कितना? 6 त्रिक 18। ये चलता रहेगा। तो 45.8 4 आ जाएगा। ये पहली कंडीशन से आगे ब्याज। दूसरी कंडीशन पे आ जाइए, कितना है? 31 जुलाई, और महीने कितने होंगे? दूसरी कंडीशन में आहरण की राशि कितनी है? 1500
गुणे समय कितना है 8 महीने, देखिए समय देखते रहिएगा गुणे, और आधार पर ब्याज की दर कितनी है 5% बटा 100, यहाँ पर महीने है इसलिए मैंने 12 लिखा, अगर दिन लिखा होता तो 365 होते, ध्यान रखना। यहाँ पर महीने या समय के बारे में, अगर समय महीने के रूप में होगा तो नीचे बटे 12 होगा, समय दिन के रूप में होगा तो बटे 365 होगा। क्लियर? तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15, 5 दूना 10 दूना 20 रुपये। क्लियर? ये आ गया। तीसरी कंडीशन पे आइए, तो वही होगा आहरण पर ब्याज की राशि, यानी कि आहरण कितना राशि है 2000, आहरण राशि कितनी है 2000 गुणे कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, दर कितना है 5% बटा 100 गुणे 12, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 10, 10 पचे 50। क्लियर? यानी अगर देखा जाए तो आहरण पर ब्याज की राशि कितनी आ गई 50 रुपये। यानी कि अब हम बात करते हैं कि जितना आहरण 1 साल में किया गया उस पर कुल कितना ब्याज होगा। तो कुल ब्याज कैसे निकला, तो कुल ब्याज आपका आएगा, जोड़ दीजिए सबका, जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 2 7 7 4 11, 115.83, ये आपका आ गया टोटल इंटरेस्ट। यानी कि साधारण विधि में आपका जवाब आएगा 115.83। एक चीज़ और जान लीजिएगा, विधियों का प्रयोग आप कुछ भी करेंगे लेकिन आपके जो उत्तर आएगा वो कभी बदलेगा नहीं। मतलब आपका 115.83 इस विधि से भी आएगा, मतलब साधारण विधि से भी आएगा, और गुणनफल विधि सॉल्व करेंगे तब भी मेरा आंसर उतना ही आ जाएगा। इसी एग्जांपल लेके हम सॉल्व करते हैं गुणनफल विधि के बारे में। पहले हम गुणनफल विधि को जान लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे गुणनफल विधि को। क्लियर है? चलिए अब हम जानते हैं गुणनफल विधि के बारे में। सब सही है? 31 जुलाई 2020 1500 गुणे 8 गुणे 5, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। अरे यार ये तो सीधा सीधा आंसर है 50, कहाँ काट रहे थे 50, 5 दूना 10 बचे 50, 3 से तो कट ही गया, 3 बचे 15, बचा कुछ है ही नहीं। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, ठीक है 50 रुपये। टोटल आ जाएगा 50 50 100 145.83। क्लियर है? जवाब देखिए थोड़ा सा गलती होगी कैलकुलेशन में, यहाँ पे तो सीधा सीधा है 0000 4 दूना 8, 4 तिहाई 3 से काटेंगे 15, तो आप आ जाएगा 5 दूना 10, 10 बसे 50 रुपये। क्लियर है? चलिए क्लियर हो गया, यहाँ पे सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया 145। अभी कहीं यहाँ पे गलती, 2000 गुणे 6 सही है, 5 6 दूना 12 कट जाएगा, 2 से कटेगा 10 12, 10 बचे 50। क्लियर है? तो ये तो था साधारण विधि के बारे में। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं गुणनफल विधि। अब गुणनफल विधि को सॉल्व करने से पहले जान लेते हैं गुणनफल विधि है क्या। क्लियर? चलिए मिटा देते हैं इसको। दो ही मेथड पढ़ना है, तीसरा मेथड था औसत देय तिथि विधि, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं इसलिए बताया नहीं जाएगा। बोर्ड के एग्जाम के लिए जो सिलेबस में है बस उसी को लेके चलना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड सिलेबस। चलिए बात करते हैं गुणनफल विधि के बारे में। गुणनफल विधि इंग्लिश में कहें तो प्रोडक्ट मेथड। ठीक, चलिए जानते हैं। तो क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले इसमें वही काम होगा, बस क्या करेंगे सबसे पहले जिस तिथि को आहरण किया गया है उस तिथि से खाता बंद करने की तिथि तक की अवधि ज्ञात कर ली जाती है।
ज्ञात कर ली जाती है। फिर इस अवधि में आहरण की राशि का गुणा करके आहरण की राशि का गुणा करके आहरण की राशि से अवधि में आहरण की राशि से गुणा करके गुणनफल ज्ञात कर लिया जाता है, गुणनफल निकाला जाता है। इस प्रकार लिख लीजिए, गुणनफल की गणना की जाती है, गणना की जाती है। इसके बाद इन गुणनफलों का थोड़ा सा इंक लगा मार्कर में ले देते हैं। इसके बाद इन गुणनफलों का योग निकाला जाता है, योग किया जाता है, किया जाता है। इसी गुणनफल के योग पर निश्चित प्रतिशत निश्चित दर से एक महीने की आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। देखिएगा सारा कुछ लिखना पड़ रहा है हमको, क्योंकि हमको बताना सभी कुछ है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, सबसे पहले जिस तिथि को आहरण किया जाता है उस तिथि से लेकर खाता बंद करने की तिथि तक की अवधि ज्ञात कर ली जाती है। फिर इस अवधि में आहरण राशि से गुणा करके गुणनफल ज्ञात कर लिया जाता है। फिर गुणनफलों का योग निकाला जाता है और इन गुणनफलों के योग पर निश्चित प्रतिशत दर से एक महीने की अवधि का आहरण ब्याज की गणना की जाती है। क्लियर है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं फार्मूले के बारे में। चलिए, तो फार्मूला आपका है, देखिए ध्यान से, फार्मूले के बारे में बात करें तो फार्मूला है आपका क्या है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गुणनफल। तो गुणनफल बराबर आहरण की राशि गुणे अवधि या समय। ठीक, अवधि या समय। फिर हम याद करेंगे क्या, आहरण पर ब्याज की गणना, आहरण पर ब्याज की दर, आहरण पर ब्याज बराबर, आहरण पर ब्याज बराबर गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग गुणे दर गुणे 1/100 गुणे 12। चेक कर लीजिए आप लोग, सब सही है, सही है। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं सारा कुछ, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे आ जाएंगे। पहले जिस तिथि को आहरण किया जाता है उस तिथि से लेकर खाता बंद करने की तिथि तक की अवधि ज्ञात कर ली जाती है। देखिए 2 बार लिख दिए यहाँ पर, ज्ञात कर ली जाती है। उसके बाद इस अवधि में आहरण की राशि से गुणा करके गुणनफल की गणना की जाती है। इसके बाद इन गुणनफलों का योग निकाला जाता है, ये योग किया जाता है। इन गुणनफलों के योग पर एक निश्चित दर से एक महीने की आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। फॉर्मूला क्या है, गुणनफल बराबर आहरण की राशि गुणे अवधि या समय, यानी कि आहरण पर ब्याज बराबर गुणनफलों का योग गुणे दर गुणे 1/100 गुणे 12। क्लियर है। अब हम बात करते हैं उदाहरण पे। तो हम उसी उदाहरण को सॉल्व करेंगे जो इसके पहले सॉल्व किया गया था। तो देखते हैं, अगर दोनों देखिएगा, चाहे जिस मेथड से आप प्रयोग करेंगे कभी भी आंसर बदलेंगे नहीं, उत्तर वही आना है। यानी कि जो पिछले वाले उदाहरण में
आया था वही उत्तर इसी उदाहरण में भी आना चाहिए। क्लियर है? मिटा दें इसको। चलिए देखते हैं उदाहरण के बारे में। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? हमें नहीं लग रहा कि आपको कोई परेशानी हुई होगी इस वीडियो में, यहाँ तक कि आपको समझ में सारी चीज़ें आएंगी, कोई दिक्कत होगी भी नहीं। ठीक है, चलिए। दिक्कत उनको होगी जो इसके जो पढ़े ही नहीं होंगे एकदम, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और रही बात, अब इतना डिटेल में बताने के बाद अगर आपको न आए तो कमी हम में नहीं या कमी आप में नहीं, आप समझना नहीं चाहते हैं। क्लियर? चलिए बात करते हैं उदाहरण पे। उदाहरण में वही सारी चीज़ें होंगी जो इसके पहले लिखा गया था, मैं वही किताब से फिर से लिख दे रहा हूँ। एक साझेदार 31 मार्च, वही सेम उदाहरण की मैं बात कर रहा हूँ। एक साझेदार ने एक साझेदार ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष में निम्नलिखित राशियां आहरित की। चलिए, तो आहरित की राशि क्या है वही मैं बता दूं फिर से। यहाँ पर 30 अप्रैल 2020 को 1000, फिर 31 जुलाई 2021 को 1500, फिर 30 सितंबर 2020 ही रहेगा, 20 को 2000। क्लियर? यही है आपका। तो ब्याज की दर क्या है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, वहीं लिख लेते हैं ब्याज की दर। देखिए, तो ब्याज की दर बराबर 5% पर एनम, यानी कि सब कुछ क्लियर है। आपको बस जवाब देखना है कि आंसर वही आते हैं या फिर अलग आता है, चेक करके देख लेते हैं। तो ये आपका उदाहरण हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए फार्मूला आपके पास दो होनी चाहिए। तो गुणनफल बराबर आहरण की राशि गुणे समय या अवधि, ये होगा चाहिए। ठीक। दूसरी कंडीशन, आहरण पर ब्याज बराबर गुणनफलों का योग गुणे दर गुणे 1/100 गुणे 12। यही फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डेट लिख लेते हैं। देखिए 30 अप्रैल, चलिए डेट हमने लिख लिया यहाँ पे। देखिए 30 अप्रैल 2000, यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है। देखिएगा 30 अप्रैल 2020 को आहरण कितना किए हैं, 1000 का। खाता बंद करने की तिथि क्या है, देखिए समय के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं इस प्रकार कि दिनांक यानी तारीख आहरण की राशि और यहाँ पर अवधि या समय। ठीक है, चलिए बात करते हैं तारीख 30 अप्रैल की, 30 अप्रैल 2020 की। कितने राशि आहरण किया गया, 1000। समय, यहाँ पर एक चीज़ और लिखना था, समय फिर बराबर यहाँ पे गुणनफल। ठीक है, तो समय कितना है भाई, समय कैसे कैलकुलेट होगा, वही होगा कि कितने महीने आ रहे थे, 30 अप्रैल अप्रैल तो बीत गया। अप्रैल के बाद आएंगे क्या, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 4 8 3 11 महीने। तो 11 महीने से अगर समय से गुणा होगा तो गुणनफलों का योग, गुणनफल कितने आ जाएंगे, 11,000। ठीक, उसी प्रकार कब डेट है भाई, डेट है 31 जुलाई सन 2020 को। आहरण कितना किए,
1500। समय कितना था, अब यहाँ पे हम समय निकाल लेते हैं। देखिए कब 31 जुलाई, जुलाई को शामिल करना नहीं है, 31 जुलाई, जुलाई को शामिल नहीं करेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने होंगे, 8 महीने। तो कितना आ जाएगा 120, यानी कितना 12,000। क्लियर। उसी तरह क्या आएगा कंडीशन आपकी कंडीशन जो होगी वो क्या है, कंडीशन आपकी है, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन है आपकी 30 सितंबर की। 30 सितंबर, 30 सितंबर कब, 30 सितंबर, ध्यान रखिए 30 सितंबर 2020। 30 सितंबर 2020 का मतलब क्या कैलकुलेशन होगा, अरे अवधि क्या निकल के आई, सितंबर छोड़ देना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने की, यानी कितना राशि ऐड किया गया है 2000 और 2000 गुणे 6 बराबर कितना आ जाएगा 12,000। क्लियर है। तो हमारे पास एक चीज़ और जान लीजिए, हमारे पास गुणनफलों का योग आएगा, तो योग कितना आएगा, गुणनफलों का योग कितना है जोड़ लीजिए। ये देखिए गुणनफल की राशि आई है, पहले देखिए आप फार्मूला क्या है, गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल बराबर क्या है, आहरण की राशि गुणे समय अवधि। तो आहरण राशि गुणे समय अवधि बराबर क्या होगा, गुणनफल जो आया उसको जोड़ लीजिए, 12 × 24, 1 25, 25 10 35,000। क्लियर। तो 35,000 गुणनफल का योग आ गया। उसी अवधि पर देखिए, उसी में फार्मूले पे ब्याज निकाल देना है, यानी कितना है 35,000 गुणे 5 गुणे 1 बटा 100 गुणे 12, 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 5 10, 175 बटा 6, 3 से काट लीजिए, 3 नहीं कटेगा ही नहीं, 2 से काटेंगे तो भी नहीं कटेगा। चलिए 175 यानी कि 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 2 37 के साथ हाथ में आ 3, सॉरी पूरा अच्छे से लिख लेते हैं, 5 × 5 = 25, 5 हाथ में आ 2, 5 × 7 = 35, 2 37 के साथ हाथ में आ 3, 5 × 1 = 5 3, 875 बटा 6 डिवाइड कर लीजिए, 6 × 1 = 6 बचा 2, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48, 6 त्रिक 18, 145.383 145.83। इसका मतलब मेरा कैलकुलेशन सारा सही है, क्योंकि इसके पहले वाले मेथड में भी आया था, उससे सॉल्व किया गया था, तो उसमें भी कितना आया था 145.83, और इस मेथड से भी सॉल्व किया गया, कितना आया 145.83। क्लियर है। यहाँ पे गुणनफल विधि क्लियर हो गई। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो यहीं तक थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए तो अभी तक हमने ये जो पहला चैप्टर पढ़ा उसमें अर्थ परिभाषा विशेषता के बारे में पढ़ लिया, साझेदारी संलेख के बारे में पढ़ लिया, और साझेदारों के खाते, साझेदारी के खाते के बारे में पढ़ लिया। अब तो उसके बाद आहरण ब्याज की गणना पढ़ ली। तो इसमें एक टॉपिक आहरण ब्याज की गणना के संबंध में है, वो मासिक आधार पे है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे आहरण ब्याज की गणना मासिक आधार पे। क्लियर है। मासिक, त्रैमासिक के आधार पे हम सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करें। अपने सुझाव वीडियो से संबंधित सुझावों के बारे में कमेंट के माध्यम से बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।